दर्शनपुर नामक गांव में बिंदु नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी 2 सौतेली बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि। दोनों बहनें बहुत ही होशियार और समझदार थीं, लेकिन बिंदु रिद्धि और सिद्धि को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। बिंदु उनके हर एक काम में रोक टोक किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह रिद्धि और सिद्धि दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी बिंदु जोर से चिल्ला कर कहती है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? आप पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो माँ? वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। माँ, हमने सारा काम कर दिया है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। बड़ी है स्कूल जाने वाली। स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बन जाओगी तुम दोनों? पहले खाना बनाओ, फिर जहाँ जाकर मरना है मरो। माँ, हमारी अबचन लग जाएगी। ऐसा सुनकर बिंदु सिद्धि को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जितना बोला है उतना कर, नहीं तो तुम दोनों का स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी। दोनों बहनों के लिए पढ़ाई बहुत अहमियत रखती थी, इसलिए उन्होंने बिंदु की बात मानी और खाना बनाकर स्कूल चली गईं। देर से स्कूल पहुंचने पर उन दोनों को मास्टर से डांट भी पड़ती है। जब दिन में पढ़ाई करके वो दोनों अपने घर लौटती हैं, तो फिर से बिंदु ने पूरे घर के बर्तन और कपड़े उनके सामने डाल दिए और बोली, करके आगे स्कूल में टाइम पास, हम दोनों काम पर लग जाओ। ठीक है माँ। मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, और हाँ, अगर काम खत्म हो जाए तो रात का खाना भी बना लेना। दोनों बहनें थकी हारी काम में लग गईं। काम खत्म करके वो दोनों खाना खाने बैठी ही थीं कि तभी बिंदु का बेटा विजय रिद्धि और सिद्धि को परेशान करने लगा और उनको खाना नहीं खाने देता। पहले दोनों बहनें उसको मिलकर समझाती हैं, लेकिन वो नहीं समझता। तभी रिद्धि उसको एक थप्पड़ मार देती है। विजय जोर जोर से रोने लगता है। विजय की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और कहती है, बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, रिद्धि ने मुझे थप्पड़ मारा। वो सब सुनकर बिंदु क्रोध में आ जाती है और उसके बाल पकड़ लेती है। तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया? माँ, आप रिद्धि को मत मारिए, वो हम दोनों को खाना नहीं खाने दे रहा था, इसलिए दीदी ने उसे मारा। बड़ी आई रिद्धि की वकील बनने। अगर एक दिन तुम दोनों खाना नहीं खाओगी तो क्या भूखी मर जाओगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जब 2 दिन तक कमरे में भूखी प्यासी रहेगी ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। बिंदु रिद्धि को एक खाली कमरे में बंद कर देती है। रिद्धि बेचारी भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती है। रात को सिद्धि चुपके से रिद्धि को 2 रोटी और चटनी दे आती है और वो सब बिंदु देख लेती है। फिर बिंदु रिद्धि को कमरे से बाहर निकालती है और दोनों बहनों को मारते हुए कहती है, तुम दोनों बहुत शातिर दिमाग की बन रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब इसका बाप इन दोनों को यहाँ छोड़कर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रिद्धि सिद्धि बड़ी हो जाती हैं और विजय भी बड़ा हो जाता है। जहाँ रिद्धि और सिद्धि पढ़ाई में बहुत मन लगा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ विजय का मन पढ़ाई से कोसों दूर रहता था। एक दिन की बात है, विजय घर पर आता है और बिंदु पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, मुझे एक नया फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास नए नए मोबाइल हैं। नया फोन? कहाँ से लाऊं मैं नया फोन? अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नया फोन चाहिए तो चाहिए। विजय की जिद पर बिंदु रिद्धि को आवाज मारती है। रिद्धि बिंदु के पास आती है। तुम दोनों बहनों को स्कॉलरशिप के पैसे मिले हैं ना, वो मुझे लाकर दे दो। स्कॉलरशिप के पैसे? लेकिन क्यों? विजय को नया फोन दिलवाना है। पर माँ, वो तो हम दोनों की पढ़ाई के पैसे हैं। सबसे पहले तो तू मुझे माँ कहना बंद कर। अगर मैं तेरी सगी माँ होती और विजय तेरा सगा भाई होता, तो क्या तू तब भी इस तरह से पैसे देने से इनकार करती? किसी ने सच ही कहा है, सोतेला सोतेला ही रहता है। बिंदु की बात सुनकर रिद्धि भावुक हो जाती है और सारे पैसे विजय को दे देती है। लेकिन विजय के शौक उस फोन पर खत्म नहीं होते। थोड़े दिनों बाद वो फिर से बिंदु से एक बाइक की मांग करता है। माँ, मुझे बाइक चाहिए। मैं गरीबों की तरह पैदल नहीं घूम सकता। मेरे सारे दोस्त बाइक से कॉलेज आते हैं। बाइक कोई 2 रुपए की चीज तो नहीं है ना, जो कहो और हाजिर हो जाए। 50-60 हजार रुपए लगते हैं लाने में। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मुझे तो लगता है रिद्धि और सिद्धि की तरह मैं भी तुम्हारा सौतेला बेटा ही हूँ। नहीं तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए इस तरह से इनकार करती?
ऐसा कहकर विजय गुस्से में घर से बाहर चले जाता है। उसके जाने के बाद बिंदु मन ही मन कहती है, वैसे एक ही तो बेटा है मेरा, उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकती। मैं कल ही उसे बाइक दिला दूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए सेठ से पैसे उधार लाने होंगे। बिंदु रिद्धि और सिद्धि को कहकर जाती है कि वो सेठ के पास पैसे उधार मांगने जा रही है। तब तक तुम खाना बनाकर रखना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ सेठ से कर्जा लेने गई है, वो भी विजय की बाइक के लिए। चिंता तो मुझे भी हो रही है। माँ ने पहले भी उससे कर्जा लिया है, वो भी अभी तक नहीं उतरा है। अगले दिन ही विजय की नई बाइक आ गई। विजय अब अपनी माँ की कमजोरी समझ गया था। वो जानता था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। वो उसकी मांग किसी न किसी तरह से पूरा कर ही देगी। लेकिन विजय हर दिन एक नई नई मांग करता रहता था। विजय ने बिंदु को कर्ज में डुबो दिया था। अब तो उसे भी चिंता होने लगी थी कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। विजय घर पर नहीं था। तभी बिंदु के घर सेठ अपने 4-5 आदमी लेकर आता है। आज 3 तारीख है, तुम्हें याद नहीं है क्या मेरे पैसे देने का? वो मैं जल्द ही चुका दूंगी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मुझे। और कितनी मोहलत दे दूं तुझे? अपने मरने से पहले तो मेरे पैसे चुका देगी ना? जैसे ही रिद्धि और सिद्धि अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनती हैं, तो वो दोनों बाहर आती हैं। सेठ जी, आप हमारी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकते। तुझे बाहर किसने आने को कहा? अंदर जा। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सुन रिद्धि, मैं फ्री में पैसे बांटने का काम नहीं करता। तेरी माँ ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया है, वही मांगने आया हूँ। सेठ जी, हमें थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। रिद्धि के ऐसा कहने पर सेठ एक और मोहलत दे देता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हर महीने 1 तारीख को तुम्हें ब्याज के पैसे देने होंगे, और नहीं दिए तो अंजाम देखने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर विजय को जब ये सारी बातें पता चली, तो वो उल्टा बिंदु पर ही चिल्लाने लगा। क्या जरूरत थी इतना पैसा उधार लेने की? मेरे को देखो, मैं कैसे कटौती करके अपना जीवन काट रहा हूँ। एक एक चीज के लिए तरसता हूँ, और एक तुम हो जो लाखों का कर्जा माथे पर लेकर बैठी हो। तुम तो आज या कल मर जाओगी, फिर ये सारा कर्जा मुझे देना पड़ेगा। विजय की बात सुनकर बिंदु की आंखें भर आई। जिस बेटे के लिए उसने इतना सब किया, वही बेटा आज उसे भला बुरा कह रहा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बिंदु को वहीं पर हार्ट अटैक आ गया। विजय बिंदु को वहीं छोड़कर बाइक से घूमने चला गया। रिद्धि और सिद्धि दोनों अपनी माँ को लेकर अस्पताल आई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद बिंदु की छुट्टी हो गई। वो तो भला हो दोनों बहनों का, जो उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे बचा कर रखे हुए थे। उन्हीं पैसों से उन्होंने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया। विजय एक दिन भी अस्पताल नहीं आया। बिंदु घर पहुंच जाती है। माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए 1 गिलास पानी लेकर आती हूँ। बच्चियों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा गलत किया। अगर तुम दोनों ना होती तो शायद आज मैं नहीं बचती। माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है। तभी वहाँ पर विजय आता है और बक्से का ताला तोड़ने लग जाता है, जिसमें बिंदु के कुछ पुराने गहने रखे हुए थे। तभी बिंदु विजय को एक थप्पड़ मारती है। मार क्यों रही है मुझे? तेरे मरने के बाद तो ये सब मेरा ही है। ऐसा कहकर उसने बिंदु को धक्का दे दिया। वो सब रिद्धि और सिद्धि देख रही थी। रिद्धि विजय को एक जोर से थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने माँ को धक्का दिया? उसकी हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है बेटी। उसके हर जायज और नाजायज मांग को पूरा करा है मैंने। विजय, तू निकल अभी इस घर से। आज से मेरा कोई बेटा नहीं। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया। मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं रहना तुम भिखारियों के पास। बिंदु ने विजय को घर से निकाल दिया। जिस माँ ने अपनी बेटियों को पराया समझा, वही बेटियां उसकी अपनी निकली। रिद्धि और सिद्धि ने धीरे धीरे नौकरी करके सारा कर्ज उतार दिया और दोनों बहनें अपने माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी।